वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हिस्ट्री का ये दूसरा क्लास है। इससे पहले जो समझ चुके थे कि इतिहास क्या है, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, आज हम पढ़ेंगे कि प्रागैतिहासिक काल में जो कि नहीं लिख पाए और ना ही हम लोगों ने पढ़ पाया, यानी कोई भी रिटर्न हिस्ट्री मौजूद नहीं था। तो प्रागैतिहासिक काल में जो सबसे प्रमुख है पाषाण काल। आज हम स्टार्ट करेंगे पाषाण काल, और पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है सबसे पहले ये पढ़ेंगे। उसके बाद पाषाण काल में जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। तो इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल है वो सब पढ़ेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं पाषाण काल। और आप ये निश्चित कर लीजिए कि अगर यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो नोट्स बनाना नहीं भूलें। नोट्स बनाएं, क्योंकि आदमी का मेमोरी एक निश्चित टाइम तक ही काम करता है, इसलिए आप नोट्स बनाएं, हैंड रिटन नोट्स बनाएं, खुद से बनाएं, ताकि एक बार आप जब पढ़ें उसमें सिर्फ ऐड करते जाए और अगला आप, ताकि अगली बार पढ़ने में आपको सुविधा हो। बार बार चीज़ों को रिवाइज कीजिए। और अब चलते हैं, अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और इसमें सबसे पहले है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में जो है इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि नोट रिटेन हिस्ट्री। इसका मतलब इसका कोई भी लिखा हुआ हिस्ट्री नहीं है। तो प्रागैतिहासिक काल में हम क्या पढ़ेंगे? प्रागैतिहासिक काल का जो टाइप में है, सबसे पहले है पाषाण काल। पाषाण काल में पाषाण काल, अब देखते हैं पाषाण काल को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोन एज। हिंदी और इंग्लिश साथ साथ बताते जाऊंगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। स्टोन एज को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है कि पूरा पाषाण काल। पहला भाग है पूरा पाषाण काल। इसका ईस्वी है, अलग अलग किताबों में ये वैरी करता है। तो इसका जो एक मोटा मोटी ईस्वी है वो है 20 लाख BC से 12,000 BC। दूसरा जो है वो है मेसोलिथिक। इसको हिंदी में बोलते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। और इसका जो डेट है वो है 12,000 BC से 10,000 BC। उसी प्रकार तीसरा जो है वो है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, और इसका जो इंग्लिश होगा वो होगा नियोलिथिक एज। और इसका जो डेट होगा वो होगा 10,000 BC से 3,000 BC। अगेन ये अलग अलग बुक में ये डेट वैरी करता है, इसलिए आप अगर यदि डेट के बारे में उतना ज़्यादा इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो इसमें पढ़ना चाहते हैं वो आप फिर देखेंगे कि पूरा पाषाण काल जो है, पूरा पाषाण काल अगेन बहुत बड़ा पीरियड है, जो कि इसको पूरा पाषाण काल को हम अगेन 3 भागों में बांटते हैं। और ये कौन कौन से भाग है? ये है पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर और उच्च पाषाण काल। पूर्व को बोलते हैं प्री पैलियोलिथिक एज। इसको बोलेंगे मिडिल पैलियोलिथिक एज, और इसको बोलेंगे पोस्ट पैलियोलिथिक एज। पोस्ट पैलियोलिथिक एज। तो आगे देखते हैं कि पोस्ट पैलियोलिथिक एज के बाद
तो पोस्ट पैलियोलिथिक एज, तो पोस्ट पैलियो अगेन पूरा पाषाण काल में 3 टाइप है। एक है पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर उच्च पाषाण काल, जिसको उत्तर पाषाण काल या उच्च पाषाण काल कहते हैं। तो उत्तर पूरा पाषाण काल में जो 2 महत्वपूर्ण घटना हुई वो है आग की खोज और होमोसेपियंस का आविर्भाव। होमोसेपियंस तो उत्तर पूरा पाषाण काल का जो 2 महत्वपूर्ण घटना है वो है आग की खोज और होमोसेपियंस का आविर्भाव। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि आग की खोज कब हुई, तो उत्तर पूरा पाषाण काल इसका सही आंसर होगा। होमोसेपियंस का आविर्भाव कब हुआ? आज से 2 लाख साल पहले, यानी उत्तर पूरा पाषाण काल में। अब हम देखते हैं कि मानव का उद्भव कैसे हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि मानव का उद्भव कैसे हुआ, यानी इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। जब हम मानव का उद्भव के बारे में पढ़ते हैं तो चार्ल्स डार्विन का नाम सामने आता है, और चार्ल्स डार्विन ने कहा है कि जीवों का विकास कर्मिक विकास है, यानी वो कर्म से ही विकास करते हैं। यानी चार्ल्स डार्विन का जो पुस्तक है, चार्ल्स डार्विन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसमें मेंशन है कि जीवों का कर्मिक विकास होता है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में लिखा गया कि जीवों का कर्मिक विकास होता है। तो सबसे पहले जो मानव का विकास हुआ वो हुआ प्राइमेट से, जिसको हम हिंदी में बानर बोलते हैं। तो मानव का विकास क्या हुआ? मानव का सबसे आदि पूर्वज कौन है? तो मानव का सबसे आदि पूर्वज है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, यानी अगर इसको हिंदी में भी वही सेम लिखते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस। वह बानर मानव जिसको पूंछ नहीं थी और जो मनुष्य के लगभग करीब था वो था ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, यानी ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जो होगा हमारा सबसे आदि पूर्वज होगा। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस हमारा क्या है? आदि पूर्वज। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बाद जो विकास हुआ वो था पिथिकेंथ्रोपस, इंग्लिश में सेम ही होगा, पेंथ्रोपस। पिथिकेंथ्रोपस वो बानर मानव था जिन्होंने कि आगे का 2 पैर उठा लिए, यानी इन्होंने क्या किया? आगे का 2 पैर उठा लिया। इसका मतलब इन्होंने अब आगे के 2 पैर को जब इन्होंने उठाया तो अब उसके सहायता से फल वगैरह तोड़ सकता था, उसके सहायता से डंडे कुछ भी उठा सकता था। तो सबसे आदि पूर्वज है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। उसके बाद जो हमारा पूर्वज है वो है पिथिकेंथ्रोपस, जिन्होंने आगे का 2 पैर उठा लिया। और तीसरा जो है वो है निएंडरथाल।
निएंडरथाल जो थे वो गुफा में रहते थे। गुफा में रहने की कला किसने सिखाई? निएंडरथाल ने। और निएंडरथाल पहले वो आदि मानव थे जिन्होंने कि दफनाना, अपने पूर्वज को दफनाना स्टार्ट किया। उन्होंने लाश को इधर उधर फेंकने से अच्छा क्या स्टार्ट किया? दफनाना स्टार्ट किया। और उसके बाद जो हमारा अगला प्रभाव है वो है कि क्रो-मैग्नन। उसके बाद अगला पूर्वज जो मेरा है वो है क्रो-मैग्नन। क्रो-मैग्नन, क्रो-मैग्नन, इसको इंग्लिश में क्रो-मैग्नन ही बोलते हैं। क्रो-मैग्नन, क्रो-मैग्नन वो पहले आदमी थे जिसका कि दिमाग बहुत ज़्यादा काम कर रहा था, इवन उसका क्रिएटिव माइंड था, इसलिए उन्होंने बहुत जगह भीमबेटका वगैरह में पेंटिंग भी बनाई। बहुत पेंटिंग जो भी उसके आसपास घटना घट रही थी उसके बारे में उन्होंने मेंशन किया। और साथ में ये पहले मानव थे जिन्होंने कि पलायन, पूरा अफ्रीका से पलायन हो गए। तो सबसे पहले ये याद रखिए कि ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जो थे वो अफ्रीका में रहते थे। तो अफ्रीका ही, इसलिए अफ्रीका को पालना भी बोला जाता है कि। और क्रो-मैग्नन जो है ये पलायन करने वाले पहले मानव थे जो कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अलग अलग जगह पलायन किए। तो क्रो-मैग्नन के बाद जो हमारा अगला जो पूर्वज है वो है होमो सेपियंस, जिसका कि हम लोग वंश हैं। होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, जिसको ज्ञानी मानव बोलते हैं। होमो सेपियंस का ही आज जो है हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। होमो सेपियंस जो है ये यहाँ तक का जो इतिहास है वो है मानव का इतिहास। तो मानव का इतिहास कहाँ से, उद्भव कैसे हुआ? तो चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसमें कहा गया कि मानव का क्या होता है? कर्मिक विकास होता है। विकास कहाँ से हुआ? प्राइमेट से, बानर से। आदि पूर्वज हमारा है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। और पिथिकेंथ्रोपस क्या है, जिन्होंने आगे के 2 पैर उठा लिए। और निएंडरथाल गुफा में रहते थे, साथ में ही दफनाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जो थे वो अफ्रीका में थे, इसलिए अफ्रीका में हमारा सबसे प्रारंभिक जो सोर्स मिलता है वो अफ्रीका से मिलता है। क्रो-मैग्नन, जिसको कि दिमाग क्रिएटिव हुआ और ये पलायन भी किया अलग अलग जगह। होमो सेपियंस, जिसका कि हम लोग वंशज है, जो कि हम पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर होने के बाद 2-3 पॉइंट और है कि इसका एक अलग हिस्ट्री है। 2-3 पॉइंट में एक क्या है? होमो हैबिलस, होमो हैबिलस, होमो हैबिलस, ये प्रथम मानव थे, प्रथम मानव था जिसने कि पत्थर को औजार बनाया, जिसने पत्थर को उपकरण बनाया। इसके अलावा होमो इरेक्ट, ये हैंड एक्स स्टार्ट करने वाले, हैंड एक्स यूज करने वाले पहले मानव थे। तो यहाँ तक हुआ ह्यूमन का मानव। अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल किसको बोलते हैं, जिसमें कोई भी लिखा हुआ हिस्ट्री नहीं हुआ। जैसे पाषाण काल, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल को भी पूर्व, मध्य और उत्तर में बांटा गया। उत्तर में जो हम पढ़े कि उत्तर में 2 महत्वपूर्ण घटना हुई, एक थी आग की खोज और दूसरी थी होमो सेपियंस का आविर्भाव। तो मानव का उद्भव कैसा हुआ? तो मानव का उद्भव कैसे हुआ? चार्ल्स डार्विन के अनुसार अगर देखें तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियोपिथेकस आए, पिथिकेंथ्रोपस आए, निएंडरथाल आए, क्रो-मैग्नन आए, होमो सेपियंस आए। होमो हैबिलस पहले थे जिन्होंने क्या पत्थर को उपकरण बनाया। होमो इरेक्टस का पहला, होमो इरेक्टस जो है जिन्होंने होमो इरेक्टस जिन्होंने कि हैंड एक्स पहली बार यूज किया। इसका प्रमाण मिलता है भारत में पहली बार ह्यूमन का जो प्रमाण मिलता है वो नर्मदा घाटी में मिलता है। तो नर्मदा घाटी हमारा सही आंसर है। ह्यूमन का पहला अवशेष कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में, होमो इरेक्टस का ही। तो नर्मदा घाटी यहाँ तक समझ लिए हम लोग। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं।
कि होमो पूरा पाषाण काल का जितना भी है, दो ही बड़ी घटना थी, आग की खोज, होमो सेपियंस। लेकिन मध्य पाषाण काल की, अब चलते हैं अगला पॉइंट, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य का पाषाण काल में जो की विशेषता है कि टूल्स जो है, जो उपकरण है, ये याद रखिएगा कि अभी तक जो इन्होंने इसका शिकार था वो बड़ा जानवर था, बड़ा जानवर था। लेकिन क्योंकि इसके जो औजार थे वो क्या थे, अनगढ़ थे। अनगढ़ मतलब टेढ़े मेढ़े। आपको अगर यदि एक बार देखा है तो आप ये पिक्चर एक बार देख सकते हैं कि किस प्रकार पहले ऑस्ट्रेलियोपिथेकस आए। तो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस किस प्रकार पहले ऑस्ट्रेलियोपिथेकस आए, उसके बाद ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बाद निएंडरथाल यहाँ पर है, और निएंडरथाल फिर मानव का क्रमिक विकास हुआ, वो हम देख सकते हैं कि मानव का क्रमिक विकास हुआ। मानव का क्रमिक विकास हुआ। ये है होमो सेपियन, ये है निएंडरथाल, ये है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ये है ये है पेरेंथ्रोपस। और इससे पहले पूरा पाषाण काल के जो औजारे हैं उसमें बिल्कुल धार नहीं है, अनगढ़ है। तो ये हम देख सकते हैं। तो चलते हैं। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो है मध्य पाषाण काल। अब जो पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण जल्दी कंप्लीट करते हैं कि मध्य पाषाण काल की जो औजार है, मध्य पाषाण की जो औजार है वो है माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ इसका मतलब सूक्ष्म औजार है। सूक्ष्म औजार है। और सूक्ष्म औजार होने के कारण ये अब छोटे छोटे पशु पक्षी यानी पक्षी और मछली का शिकार कर सकते हैं। पक्षी और मछली का शिकार कर सकते हैं सूक्ष्म औजार होने के कारण। और दूसरा बात, मध्य पाषाण काल में दूसरी बड़ी घटना थी कि इन्होंने पशुपालन स्टार्ट कर दी। डोमेस्टिफिकेशन, पशुपालन स्टार्ट की। इन्होंने अलग अलग जानवरों पर प्रयोग किया। जो इसको सबसे बेस्ट जानवर लगे, जो वफादार था, वो था कुत्ता। कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो खुद की जान ले सकता है लेकिन मालिक का नहीं। इन्होंने अलग अलग प्रयोग करें, कुत्ता को पालतू बनाया। अब ये चैन की नींद सो सकता था। रात को कुत्ते आराम से इसके सेफ, थक जाने के बाद इसको सेफ रखते थे जानवरों से, और जिसके कारण इन्होंने कुत्ता को सबसे पहले क्या बनाया, पालतू बनाया। और पशुपालन का जो पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं वो दो जगह मिले हैं। एक बागोर जो भीलवाड़ा राजस्थान में है, और दूसरी जगह आदमगढ़ जो होशंगाबाद एमपी में है। तो मध्य पाषाण काल की विशेषता है कि इसकी औजार सूक्ष्म है। इसकी औजार क्या है, सूक्ष्म है। इसकी औजार सूक्ष्म है। और उसके अलावा पशुपालन इन्होंने स्टार्ट कर दी। और पशुपालन का साक्ष्य कहाँ मिलता है, बागौर में, आदमगढ़ में। तो यहाँ तक तीसरी बात है कि इन्होंने हड्डी का यूज करना स्टार्ट कर दिया, हड्डी का उपकरण बनाना स्टार्ट कर दिया। हड्डी के उपकरण में अगर यदि प्रमाण देखें तो एक है महदहा, दूसरा है दमदमा, और तीसरा है सराय नहर राय। ये तीनों जगह जो है प्रतापगढ़ यूपी में है। प्रतापगढ़ यूपी में है। ये तीनों जगह कहाँ है, प्रतापगढ़ यूपी में है। और
यानी मध्य पाषाण काल की विशेषता थी कि इन्होंने सूक्ष्म औजार यूज करना स्टार्ट कर दिया, पशुपालन स्टार्ट किया और हड्डी के उपकरण स्टार्ट किया। तो हड्डी के उपकरण में अगर हम देखें सराय नहर, तो यहाँ 4 कंकाल एक साथ मिले हैं, साथ में बहुत सारे सब मिले हैं, लेकिन 4 कंकाल मिलना एक खासियत है। दमदमा में 3 कंकाल मिले हैं। तो ये सवाल कई बार पूछा गया है कि 3 कंकाल एक साथ कहाँ मिले हैं, तो उसका आंसर है दमदमा। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं इसको कि नव पाषाण काल। अगला है नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज। नव पाषाण काल में अगर हम पढ़ें तो सबसे पहला आविष्कार हुआ पहिया। और पहिए का आविष्कार का मतलब है कि आधुनिक चीज़ों का आ जाना। पहिए, अगर पहिया चक्का, अगर चक्का क्या है, खड़ी चक्का है तो उसको बोलेंगे पहिया। और अगर चक्का लेटी हुई है तो इसको बोलेंगे मृद भांड। इसका मतलब मिट्टी का बर्तन बना सकते हैं। मृद भांड, मृद मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन। इसका मतलब पहिए के मदद से आप क्या कर सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं, मिट्टी का बर्तन, यानी मिट्टी का बर्तन इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया। नव पाषाण काल का पहला खासियत है पहिया का आविष्कार। दूसरा है कि अग्नि का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया इसने। अग्नि का प्रयोग स्टार्ट कर दिया। इससे पहले उन्होंने अग्नि की खोज की थी। अग्नि का प्रयोग का मतलब है कि अब ये कच्चा मांस नहीं खा रहा था। कच्चा मांस क्या था, कच्चा मांस अब जो नहीं खा रहा था, अब ये पके हुए मांस खा रहा था। तीसरा जो खासियत है वो कृषि। तीसरी क्या है, कृषि। और कृषि का आने का मतलब है कि स्थायीपन आना, स्थायीपन आना, यानी अब ये जब खेती करेगा तो कुछ दिन वहाँ रुकेगा, यानी अब ये घुमक्कड़ नहीं होगा। इससे पहले जो इसका खाना था बड़ा जानवर था, ये इसके पीछे, जानवर के पीछे जा रहे थे, लेकिन अब इसमें क्या आएगा, स्थायीपन आएगा। और स्थायीपन होना यानी बसावट स्टार्ट होगा, एक जगह रहना स्टार्ट होगा, मार्केट बनना स्टार्ट होगा। जब वो उम्मीद से ज़्यादा खेती कर लेंगे तो वो चीज़ रखेंगे कि दूसरों को देंगे, लेन देन स्टार्ट हो जाएगा, बार्टर सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, मार्केट बनेगा। अब तो हम देखते हैं कि नव पाषाण काल का पहला जो है वो पहिया है। दूसरा अग्नि का प्रयोग है। खोज हुआ था किसमें, पूरा पाषाण काल में, लेकिन प्रयोग कहाँ हुआ हो रहा है, वो है नव पाषाण काल में। कृषि, कृषि में क्या हो गया, स्थायीपन आ गया। उसके अलावा जो चौथा है वो है मृद भांड, यानी बर्तन बनाना। मृद मतलब मृदा, भांड मतलब बर्तन, मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन बनाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो ये 4 चीज़ की क्या है, नव पाषाण काल के खासियत। इससे पहले हम देखें कि इससे पहले जो हम मीजोलिथिक देखें, जिसमें कि मध्य पाषाण काल, माइक्रोलिथ देखे, पशुपालन स्टार्ट हुआ। इसका 2 साक्ष्य बागौर आदमगढ़ है। हड्डी का उपकरण कहाँ यूज हो रहा था, मदहा, दमदमा, सराय नहर। तो ये सब जो है इम्पोर्टेंट सवाल है, जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर यूपीपीएससी, बीपीएससी, बहुत सारे एग्जाम है जिसमें कि इस तरह का सवाल पूछे जाते हैं। उसी प्रकार अग्नि का प्रयोग कब हुआ, पहिया का खोज कब हुआ, कृषि, मृद भांड, ये सब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला हम देखेंगे कि कृषि के साक्ष्य, सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ मिला है। तो कृषि का सबसे पुराना साक्ष्य जो है वो मिला है मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ जो कहाँ है, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है। और यहाँ जो साक्ष्य मिला है वो 7000 साल वर्ष है। लेकिन कुछ वर्ष पहले संशोधन में पाया गया कि इससे भी पहले एक जगह है, और जगह का जो नाम है वो है लुहरा देवा, जो कहाँ है, संत कबीर नगर, यूपी। कबीर नगर जो है ये जिला है यूपी का, तो यूपी। तो लुहरा देवा जो होगा में 8,000 से 9,000 साल पहले क्या है, खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो अगर लोहरा देवा आंसर में है तो मेहरगढ़ आंसर नहीं होगा, लोहरा देवा ही आंसर होगा, जहाँ की कृषि का पहला साक्ष्य मिला है। तो कृषि का पहला साक्ष्य लोहरा देवा। लेकिन अगर लोहरा देवा आंसर में नहीं है तो आंसर होगा मेहरगढ़।
तो आंसर क्या होगा, मेहरगढ़। ये आप देखिएगा कि एक एक करके जब आप लूसेंट या कोई भी पुस्तक किताब उठाते हैं तो उसमें आप एक अच्छा से पढ़िएगा और जिस तरह नोट्स मैंने बनाया उसी तरह आप नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो चलते हैं आगे की ओर। तो लोहरा देवा, इसके अलावा क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में 2 जगह है, एक है बुर्जहोम और दूसरा है गुफकराल। जम्मू कश्मीर के ये 2 साइट है, गुफकराल, जहाँ क्या मिला है, नवपाषाण काल की ही साइट है, जहाँ क्या मिला है, गर्तावास मिला है। गर्तावास मतलब डिग ड्वेलिंग। अब गर्तावास क्या होता है, गर्त मतलब होता है गड्ढा, वास मतलब गड्ढे में वास करना। उसका हो क्या रहा था कि उन्होंने क्या किया, एक गड्ढा पहले बनाया और उस गड्ढे में इन्होंने क्या किया, रहना स्टार्ट कर दिया। इस तरह बनाया, उससे क्या होती थी, मान लीजिए यहाँ फैमिली रह रहे हैं इसके अंदर, इससे क्या होती थी कि एक तो सुरक्षा हो जाता था जानवरों से, दूसरा अगर कोई जानवर गिर गया तो उसके पास उपकरण तो थे, नवपाषाण काल में थे ही हड्डी के अलग अलग, तो नाश्ता भी हो गया उसका, तो गड्ढे का गर्तावास का एग्जाम्पल कहाँ मिलता है, जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम और गुफकराल में। कहाँ मिलता है, गुफकराल और बुर्जहोम में गर्तावास यानी डिग ड्वेलिंग यानी गड्ढे में घर का एग्जाम्पल मिलता है। और ये सवाल भी कई बार पूछा गया है, तो आप देखेंगे। इसके अलावा अगर यदि थोड़ा सा देखें तो उपकरण में हम क्या देखेंगे कि उपकरण में सबसे पहले क्या यूज हुआ, सबसे पहले पत्थर यूज हुआ, पत्थर के बाद हड्डी यूज हुआ। किसके है, हाथी के दांत के हड्डी या जानवर, बड़े बड़े जानवरों के हड्डी को उन्होंने क्या किया, उपकरण में यूज आना स्टार्ट किया। लेकिन धातु में अगर सबसे पहले यूज किया उन्होंने, तो वो था तांबा जो था वो पहला धातु था जिसको उन्होंने यूज किया। तांबे में मिला के उन्होंने टीन में मिला के उन्होंने कांसा बनाया, और कांसा जो था वो ये फर्स्ट धातु ऐसा था जिन्होंने यूज किया। कांसा सेकेंड था, और लोहा वैदिक काल आते आते लोहा की खोज हुई, और लोहे का खोज होना यानी औजार में मजबूती होना, जिससे पेड़ पौधे कटने लगे और ज़्यादा बेहतर तरीके से पेनेट्रेशन होने लगा, और गंगा वैली अलग अलग जगह जितने भी हैं लोग बसने लगे। तो यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि पाषाण काल में कौन कौन से पाषाण काल के कितने भेद हैं, पाषाण काल कितने प्रकार के होते हैं, फिर पूरा पाषाण काल में भी 3 भेद हैं, उसमें किस काल में किसकी खोज हुई, ये इम्पोर्टेंट है। इसका आपके पास नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम देखेंगे कि उसका एग्जाम्पल देखें, कुछ साइट का नाम देखें। साइट में अगर यदि आप लूसेंट का एक एक करके पढ़ेंगे तो ऐसा इजी आप पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा इजी पाएंगे कि अब हमसे क्वेश्चन जो है समझ में आ रहे हैं। तो आप देखिए कि ऑस्ट्रेलियोपिथेकस या पिथिकेंथ्रोपस क्रोमैग्नन, ये जो क्रोमैग्नन जो है वो सबसे लेटेस्ट वाला पूर्वज है, तो वो क्या है आप एक एक करके पढ़े तो आपको पता चला। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है कि भीमबेटका जो है यहाँ 200 से ऊपर गुफाएँ हैं, 200 प्लस गुफाएँ हैं, और इसका मतलब है कि भीमबेटका जो है वो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों काल के इसमें एग्जाम्पल मिलते हैं। तीनों काल का एग्जाम्पल एक है तो वो भीमबेटका है, वहाँ 200 से ऊपर गुफा है। और भीमबेटका जो है कहाँ पर है, भीमबेटका है रायसेन एमपी में। कहाँ है भीमबेटका, रायसेन एमपी में, जो कि भोपाल से कितना दूर है, भोपाल से 40 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा अगर यदि देखेंगे कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जहाँ की अलग अलग मानव का अध्ययन करने के लिए संग्रहालय बनाया गया, वो भोपाल में बनाया, जिसका इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय स्टार्ट हुआ। क्यों बनाया गया
क्योंकि वहाँ भीमबेटका बगल में है जहाँ कि मानव का सबसे पुराना साक्ष्य मिलता है। तो यहाँ तक आप जितने भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आप लुसेंट पढ़िए, पाषाण काल में जितने भी क्वेश्चन है उसको देखिए और देखिए कि बन रहा है कि नहीं। थैंक यू, बाय बाय। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, साथ ही आप जुड़े रहिए। बाय बाय, अभी मिलते हैं अगले वीडियो में।